हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में 6500 प्लस पदों पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म के सेट प्रिपेयर करने के क्रम में हम लोग का आज तीसरा सेट है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग 50 क्वेश्चन तक कल सॉल्व कर चुके थे, आज 51 क्वेश्चन से हम लोग को देखना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है कि बजट तैयार करना बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो बजट जो तैयार किया जाता है वो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब जो बजट है वो वित्तीय प्रबंधन में यूज किया जाता है, वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सोल सॉफ्टवेयर जो है उसका विकास किसने किया था? तो फ्रेंड्स, सोल जो सॉफ्टवेयर था उसका विकास इन्फिलिब्नेट के द्वारा किया जाता है। तो सोल जो है विशेष रूप से भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालय की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, और इसका विकास किसके द्वारा होता है? तो इन्फिलिब्नेट के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि सीए कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? सीए कटर जो है उनका नाम किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये पुस्तकालय सूचीकरण यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से संबंधित है। कौन? सीए कटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो फ्रेंड्स, बिब्लियोग्राफी जो है वो तृतीयक सूचना स्रोत के अंतर्गत यानी कि टर्शियरी सोर्स के अंतर्गत रखा गया है बिब्लियोग्राफी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? तो प्रलेखों का जो विनिमय है वो फ्रेंड्स कहलाता है संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग भी कहलाता है और प्रलेख आपूर्ति भी कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि प्रलेख आपूर्ति सेवा जो है, प्रलेख आपूर्ति सेवा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको डीडीएस के नाम से जाना जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस। इसके द्वारा होता है कि पुस्तकालय के एक दूसरे पुस्तकालय से सीधे उपयोगकर्ता जो है वो अनुरोधित प्रलेख को प्रदान करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग आप लोग जानते हैं कि पुस्तकालय नेटवर्क का क्या काम होता है? तो ये विनिमय को सुविधाजनक बनाने में स्थापित होता है। और रिसोर्स शेयरिंग के मतलब आप लोग को पता ही है कि जो पुस्तक पत्रिकाएं होती है, डेटाबेस होता है, उसका साझाकरण एक दूसरे लाइब्रेरी में करना रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। यूनियन कैटालॉग क्या है पूछ रहा है। तो यूनियन कैटालॉग जो है वो दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रहों की सम्मिलित सूची है। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक जो पुस्तकालय संघ होते हैं उसमें जो संग्रह होता है, जो पुस्तकालय का संग्रह होता है उसी को सम्मिलित करना यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता है? एकता। तो उसी को क्या बोलता है? यूनियन कैटालॉग बोलता है। तो यूनियन कैटालॉग संसाधन साझाकरण, अंतर पुस्तकालय ऋण जिसको इंटर लाइब्रेरी लोन भी बोलते हैं, और सहकारी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डीडीसी का स्वामित्व यानी कि डीडीसी का संरक्षण वर्तमान में किसके पास है? तो फ्रेंड्स, डीडीसी का जो स्वामित्व है वो वर्तमान में ओसीएलसी के पास है। तो 1988 में ओसीएलसी एक वैश्विक पुस्तकालय सहकारी संस्था के रूप में बनाया गया था, जिसने डीडीसी का अधिग्रहण अपने अंडर में रख लिया था। उसका रख रखाव करने का जो काम है वो अपने अंडर में कर लिया था। कब किया था? तो 1988 में 1988 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स का उदाहरण क्या है? तो अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स का उदाहरण जो है वो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें है कि पुस्तकों की भौतिक स्थिति का पता लगाना, यानी कि पुस्तक जो है
वो कितनी मोटाई की है, उसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई, मैंने भौतिक स्थिति का पता लगाना, खोई हुई पुस्तकों का पता लगाना, यानी कि साल भर में कितने पुस्तक गुम हो चुके हैं, कितने पुस्तक जो स्टूडेंट ले गए हैं उसको लौटाया नहीं, मैंने जो लाइब्रेरी से चला गया है उसके बारे में पता लगाना, और पुस्तकों के संग्रह का मूल्यांकन करना, जितना पुस्तक वहाँ पे बच चुका है उसका मूल्यांकन करना, ये सभी जो है ये स्टॉक वेरिफिकेशन के मतलब मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि जो सभी जो हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि डिजिटल डिवाइस जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो डिजिटल डिवाइस का जो अर्थ है वो है सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके अभाव के बीच अंतर। कहने का मतलब ये है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है उस तक पहुंच में कितना हम लोग को इजिली कितना पहुंच पा रहे हैं, किस तरह से हम लोग काम कर पा रहे हैं, और उसके अभाव में जो चीज हम लोग को कमी आ रही है, तो मतलब सूचना प्रौद्योगिकी रहने के बाद और उसको अभाव के बाद उसके बीच का जो अंतर है कि कितना हम लोग इजी काम कर सकते हैं और कितना उसके जाने के बाद हम लोग को मतलब कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, उसके बीच का जो अंतर है उसी को डिजिटल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो KWS यानी कि कीवर्ड सर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। कीवर्ड सर्च किसके लिए उपयोगी है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कीवर्ड सर्च जो है ये सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? तो सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोगी है। कौन सा? कीवर्ड सर्च। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो कीवर्ड सर्च एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपयोगकर्ता एक या एक से अधिक मतलब जो शब्दों का उपयोग करके डेटाबेस, कैटलॉग या फिर वेब पर उसकी जानकारी खोजते हैं। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कीवर्ड हम लोग भी यूज करते हैं फोन या लैपटॉप हो या किसी भी चीज में कीवर्ड का, तो उसमें सर्च करने का हम लोग सर्च करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका सूचना पुनर्प्राप्ति, अगर सर्च करेंगे तभी तो किसी भी सूचना के लिए हम लोग अवेयर हो जाएंगे कि इसके लिए हम लोग सर्च किए तो ये सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइजली का पूर्ण रूप क्या है। तो आइजली का जो पूर्ण रूप है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आइजली का पूर्ण रूप हो जाता है। तो आइजली का थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। आइजली की जो स्थापना हुई थी वो 3 सितंबर 1955 को हुई थी, और इसकी मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसकी जो मुख्यालय है ये लिख देते हैं यहाँ पे, स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 1955 को कहाँ पे हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में, कोलकाता में इसकी मुख्यालय है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कोलोन क्लासिफिकेशन यानी कि सीसी में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? सीसी जो है कोलोन क्लासिफिकेशन, उसमें कोलोन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसीआई एसीआई और दूसरा होता है पीसीआई पीसीआई। तो एसीआई को हम लोग इंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से जानते हैं, और पीसीआई जो है पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया था? तो पीएचडी कार्यक्रम जो शुरू किया था वो दिल्ली विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय था? दिल्ली विश्वविद्यालय था, जो कि 1951 में पीएचडी की डिग्री प्रारंभ की थी। और फर्स्ट पीएचडी धारक जो थे, जो जिनको फर्स्ट पीएचडी की डिग्री मिली थी 1957 में मिली थी, और वो कौन थे? तो वो थे डीवी कृष्ण राव। इनको फर्स्ट पीएचडी की डिग्री दिया गया था, किसके निगरानी में? तो रंगनाथन के निगरानी में इनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने किस संस्था की स्थापना की थी?
तो फ्रेंड्स जो पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन जो थे वो एफआईडी का स्थापना किए थे। अब एफआईडी एक संस्था है जिसकी स्थापना किए थे पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन। तो हम लोग पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन को एक और चीज से रिलेट कर सकते हैं कि इन्होंने यूडीसी की भी रचना की थी। यूडीसी की रचना कब किए थे? तो ये 1905 में इसकी रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? कहने का मतलब कि किसी भी एक स्पेशल सब्जेक्ट पे प्रकाशित हुआ एक छोटा पुस्तिका क्या कहलाता है? तो वो पम्फलेट कहलाता है। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि लाइब्रेरी साइंस का एक रूल है कि कवर पेज को छोड़कर अगर 49 पेजेस से अगर कम किसी भी पुस्तिका का प्रकाशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पम्फलेट कहते हैं। 49 से कम पेजेस, तो इसको हम लोग पम्फलेट की संज्ञा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसको हम लोग जेडबीबी बोलते हैं, तकनीक किससे संबंधित है? तो ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग है ये आपको संबंधित है पुस्तकालय विद से। ये एक प्रकार के कह सकते हैं बजटिंग सिस्टम है जिसको पीटर फायर द्वारा, इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इसको पीटर फायर द्वारा पीटर फायर द्वारा 1970 में लाया गया था। 1970 में लाया गया था। इसका मतलब है कि अगर किसी भी पुस्तकालय का जो बीत गया है, जो बीता हुआ वर्ष यानी कि पास्ट का जो भी मतलब बजट है, उसको ध्यान में नहीं रखते हुए एक नया आगामी आने वाला जो बजट हम लोग तैयार करेंगे वो एक फ्रेश बजट तैयार करते हैं। तो इस तरह से इसको जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई शोध सिंधु क्या है? तो ई शोध सिंधु जो है एक कंसोर्टियम है जो ई संसाधनों तक पहुंच को प्रदान करता है। ई शोध सिंधु क्या है फ्रेंड्स? एक कंसोर्टियम है जो उच्च शिक्षा संस्थान को ई संसाधन प्रदान करता है, जैसे ई जर्नल्स, ई बुक कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक, ई जर्नल्स और ई डेटाबेस, ई डाटा बेस, इस तक पहुंच प्रदान करता है कौन? ई शोध सिंधु। तो ये एक कंसोर्टियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस रूप में हुआ था? तो ये जो प्रथम प्रकाशन था वो बुक के रूप में हुआ था। एक बुक के रूप में किसने किया था? तो 1931 में रंगनाथन द्वारा इसके प्रकाशन किए गए थे। और इसका जो प्रकाशन करने वाला संगठन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो माला पब्लिकेशन के द्वारा यानी कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसकी प्रकाशन हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है कि भारत राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसको आईएनबी बोलते हैं, का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन जो है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। आईएनबी के जनक बोला जाता है किसको? बीएस केशवन को। बीएस केशवन को आईएनबी के फादर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किए थे पॉल ऑटलेट ने। कौन किया था? पॉल ऑटलेट ने। पॉल ऑटलेट ने, जिन्हें प्रलेखन के जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ये 20वीं सदी में इसकी शुरुआत किए थे। 20वीं सदी में इसकी शुरुआत की थी। इनको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के फादर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉल नंबर में सामान्यतः क्या क्या शामिल होता है? तो कॉल नंबर में फ्रेंड्स इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्गांक और ग्रंथांक शामिल होता है। तो क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें क्लास नंबर और बुक नंबर शामिल होता है, ठीक है। वर्गांक को क्लास नंबर, ग्रंथांक को बुक नंबर हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है?
तो जो पुस्तकालय में अगर प्रवेश करते समय एक्स्ट्रा जो सामान रहता है पाठकों के पास, तो उसको जो रखने का जगह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको बोला जाता है संपत्ति काउंटर, ठीक है? क्या बोला जाता है? संपत्ति काउंटर यानी कि प्रॉपर्टी काउंटर, उसको प्रॉपर्टी काउंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस एक व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी आप लोग को बता चुके हैं कि डेटाबेस क्या है। तो ये संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना जैसे कि ई जनरल हो गया, ई बुक हो गया, ई डेटाबेस हो गया, तो इस तक हम लोग को सूचना का संग्रहण पहुंचाने का काम करता है ई डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना साक्षरता इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अर्थ क्या है? तो सूचना साक्षरता जो है उसका अर्थ होता है कि सूचना खोजना एवं मूल्यांकन के साथ प्रभावी उपयोग की क्षमता बढ़ाना, ठीक है? इसका क्या काम होता है? सूचना साक्षरता जो है आजीवन सीखने, समस्या समाधान और सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि आजीवन हम लोग सीखते हैं, अपना समस्या का समाधान करते हैं, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब मेरे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए